गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग क्षितिज का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद एक संस्मरण है जो कि डायरी शैली में लिखा गया है और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे, सांवले सपनों की याद, जो कि डायरी शैली में लिखा हुआ संस्मरण है और इसके जो लेखक हैं वो हैं जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म बिहार के नालंदा जिले में 1945 ईस्वी में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक थे। वो राजनीति में भाग लेते हुए 1977 ईस्वी में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उसके बाद मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति भी थे। जाबिर हुसैन जो लेखक हैं इस लेसन के, उनके विषय में बताया जा रहा है कि वो बिहार के नालंदा जिले में उनका जन्म हुआ था 1945 ईस्वी में और वे अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक थे और राजनीति में भाग लेते हुए 1977 ईस्वी में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा के सभापति रहे। जाबिर हुसैन को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार था और तीनों ही भाषा में वे अपनी रचनाएं लिखते थे। हिंदी भाषा की उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी। इस तरह ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी की। उनकी रचनाओं के जो विषय हैं वो आम आदमी के संघर्ष हैं। आम आदमी जो अपने जीवन में संघर्ष करता है उनका मुख्य विषय वही रहा। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां जो लोगों के बीच चर्चित भी रही और लोग उनको पसंद भी किए। तो जाबिर हुसैन जो थे डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया उन्होंने। इनकी डायरी विधा शैली जो है वो नवीन है। तो जो सांवले सपनों की याद है उसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जो डायरी शैली में संस्मरण लिखे हुए हैं। सांवले सपनों की याद में यह जो लेसन है वो पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के जीवन से संबंधित है। सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की समस्याओं को दूर करने तथा उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत कर दिया। सालिम अली सदैव अपनी आंखों पे दूरबीन लगाकर दुर्गम स्थानों में जो निवास करते थे पक्षी, उनकी समस्याओं को देखते थे, अनुभव करते थे तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करते थे। दुर्गम स्थान जैसे हिमालय, लद्दाख जैसी बर्फीली क्षेत्रों में जो पक्षी रहते थे उनकी समस्या जो होती थी उसको महसूस करते थे तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करते थे। सालिम अली जब बचपन में थे तब उनके पास एक एयर गन था और उस एयर गन से वो गोली खेल रहे थे। इसी तरह तो एक पक्षी थी गौरैया, नीले कंठ की थी, तो उसको लग गई और वो उनके सामने ही आकर गिर पड़ी। तब से पक्षियों के प्रति उनको दया आ गया और तभी से वे पक्षी प्रेमी बन गए और अपना जीवन पूरा जीवन पक्षियों के समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो ये जो है स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपके
सुनहरे, ये उस समय का वर्णन यहाँ पे किया गया है, डायरी शैली में लिखा गया है, जब जो सलीम अली थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और जब भी कोई शव यात्रा जाता है तो उसके पीछे कुछ लोग जाते हैं। तो जब सलीम अली की मृत्यु हुई थी तब 1977 में हुई थी। सलीम अली की जब मृत्यु हुई थी 77 में नहीं, 87 में सलीम अली की मृत्यु हुई थी 1987 में। तो उस समय उनकी शव यात्रा में इतने सारे लोग मतलब उनके पीछे चल पड़े थे, बहुत ही ज्यादा लोग उनके पीछे चल पड़े थे। यह उसी समय का वर्णन ये जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मानो सलीम अली आगे आगे चल रहे हैं और पीछे पीछे सैलानी जो जन लोगों का सैलाब है वो चल रहा था। लेकिन ये ऐसा भीड़ था कि जो सलीम अली थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, वो बोल नहीं सकते थे। और यदि कोई चाहे कि अपने जिस्म की हरारत यानी अपने जिस्म की गर्मी या दिल का धड़कन भी उन्हें हम दे दें तो वो जो पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली थे वो दोबारा से बोले तो वो दोबारा से नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इससे पहले जब कभी भी वो जाते थे तो लोग सलीम अली जीवित रहते थे और उनके पीछे लोग जाते थे, लेकिन ये जो उनकी अंतिम यात्रा थी, क्योंकि अब वो बोल नहीं सकते थे, तो सलीम अली कहते हैं, मुझे नहीं पढ़ लेते हैं इसको। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली को लोग कंधे पे लेके आगे आगे चल रहे हैं और पीछे ढेर सारा जो जन सैलाब है उनके पीछे चल रहा है, क्योंकि उनसे लोग बहुत प्यार करते थे और बहुत लोग उनको अनुयायी थे। तो हम चाह के भी उनको अपनी चाहे कि दिल की धड़कन भी दे दें और उनको वापस बुला लें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मौत की गोद में चले गए थे। इसके आगे है, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। जो पक्षी हैं, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों को समझने के लिए बच्चा बनना पड़ता है, उसी तरह पशु हैं, पक्षी हैं, तो उनको समझने के लिए वैसे ही बनना पड़ेगा। हम इंसान के नजरिए से देखेंगे तो हमें उनका दुख नहीं समझ में आएगा। तो यही बोल रहे हैं, सलीम अली कहते थे कि हमें पक्षियों की जो समस्याएं हैं उनको समझने के लिए हमें पक्षी की नजर से देखना पड़ेगा, न कि मनुष्य की नजर से। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। मतलब पक्षी को हमें पक्षियों की नजर से देखना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। यदि हम आदमी की नजर से देखते हैं तो ये हमारी भूल है। सलीम अली कहते हैं, भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सलीम अली कहते हैं कि जैसे हम आदमी कोई गीत गाता है तो उसको हम अनुभव करते हैं और उसको सुनकर हम रोमांचित होते हैं, लेकिन जब कोई पक्षी गीत गाता है तो हमको सुनने में तो अच्छा लगता है, कोयल गाती है या फिर कोई भी पक्षी गाते हैं तो हमको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं उसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं और रोमांचित हम नहीं हो सकते हैं। एहसास की ऐसी ही एक उबड़-खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। सलीम अली जो हैं पक्षियों की भावनाओं को दिल से समझते थे
और उनकी समस्याओं को दिल से महसूस करते थे और उसे दूर करने का प्रयास करते थे। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपने शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। तो सलीम अली कहते हैं कि मथुरा और वृंदावन में जब कृष्ण थे और वहां पे रासलीला गोपियों के संग रचाए थे, उसे देखने के लिए आज भी लोग जाते हैं। तो जब वहां पे जाते हैं यमुना के किनारे और कदम के पेड़ के नीचे, तो वो सारी चीजें वो महसूस करते हैं जो उस जमाने में हुई थी। लेकिन पशु जो पक्षी हैं, उनकी भावनाओं को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उस समय जो कृष्ण थे इंसान थे, तो वो सब चीजों को हम वहां जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं और महसूस लगता है कि एकदम तरोताजा हो गया। यहाँ पे वो ऐसे किए होंगे श्री कृष्ण, और यहाँ पे बांसुरी बजाए होंगे, यहाँ पे नृत्य किए होंगे। ये सारी चीजें हमको घटना के रूप में याद दिला देती है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा, तो लगता है कि जैसे सब कुछ ही क्षणों में कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। यानी कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो हमें कृष्ण की वो सारी क्रीडाएं लगता है कि हमको याद आता है केवल सुनकर, क्योंकि वो इंसान का है। लेकिन जब हम पक्षियों की गीत को समझना और सुनना चाहेंगे, तो हमको उनके 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 अनुभव को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। मिथकों की दुनिया में इस विशाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। जो सलीम अली थे, वो बहुत ही पतले दुबले थे, लेकिन पक्षियों के लिए वो अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए। संभव है लंबी यात्रा की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। जो सलीम अली थे, उनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी और उनका जो शरीर था बिल्कुल पतला दुबला और कमजोर था। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। वो हमेशा अपने आंखों पे दूरबीन लगाए रहते थे और दुर्गम जैसे कि लद्दाख में, हिमालय में जो पक्षियां रहती थीं, उनकी हिफाजत के लिए और उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, इसके प्रति सलीम अली अपने अंतिम समय तक वो समर्पित थे और हमेशा अपनी आंखों पे दूरबीन लगाए रहते थे। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। जब उनकी मौत हो गई तभी उनकी आंखों से दूरबीन उतरा, नहीं तो वो दूरबीन लगा के हमेशा पक्षियों को देखते रहते थे कि क्या उनको समस्याएं हो रही हैं और उन्हें दूर करते थे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हो, लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। जब एकांत रहते थे तो वो बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, लेकिन ज्यादातर वो दूरबीन लेके वो पक्षियों को देखते रहते थे कि उनको क्या समस्याएं हो रही हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेते हैं। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। जो सलीम अली थे, वो प्रकृति के अनुसार नहीं होते थे, वो प्रकृति
अपने प्रभाव से प्रकृति को अपने अनुकूल करते थे। वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि प्रकृति को अपने अनुकूल, प्रकृति उनके अनुकूल आती थी, होती थी। जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं, उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। जो सलीम अली थे, वो प्रकृति, उनकी नजर में प्रकृति जो थी चारों तरफ हंसती खेलती दिखाई पड़ती थी, और इस हंसती खेलती प्रकृति को उन्होंने बड़े ही मेहनत से बनाया था, और इसमें मदद की थी उनकी जो जीवन साथी थी, उनकी पत्नी तहमीना। तहमीना नाम था उनका। तहमीना जो थी स्कूल टाइम में उनके साथ पढ़ती थी, और बाद में इन लोग की शादी हो गई थी। अब लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंके से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। जो सलीम अली थे, वो केरल में एक साइलेंट वैली है, तो उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए, क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा करने में लगे हुए थे, तो उनकी नजर पड़ी वहां पे साइलेंट वैली जो कि रेगिस्तानी हवा के झोंकों से उसको बचाने के लिए। वो प्रधानमंत्री थे उस समय के चौधरी चरण सिंह, उनसे मिले और उनको बताए कि यहाँ की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। तब जो है चौधरी चरण सिंह उस चीज को समझे और पर्यावरण के संभावित खतरों को जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। जब उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि यदि इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो इतने सारे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, तब प्रधानमंत्री जो है उनकी बातों को समझे और उस समस्या को दूर किए। अब क्या है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, अब सलीम अली भी नहीं है और चौधरी साहब जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, वो भी नहीं है। तो अब जो हिमालय है और लद्दाख की जो बर्फीली क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले जो पक्षी हैं, उनको उनकी समस्याओं को सुनने वाला कौन है, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। जिस तरह से सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उसी तरह से एक और पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें अपने पति के विषय में लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे घर की जो छत पे गौरैया है, वो मुझसे ज्यादा बता सकती है D.H. लॉरेंस के बारे में। इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे सलीम अली के बारे में। सलीम अली के जैसे ही एक और पक्षी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था फ्रीडा लॉरेंस। तो फ्रीडा लॉरेंस से पूछा गया, तो वो कहीं कि मेरे छत पे जो गौरैया है वो मुझसे बेहतर बता सकती है कि सलीम अली के बारे में बता सकती है। लिख तो सकती थी फ्रीडा लॉरेंस भी, लेकिन वो नहीं लिखी, क्योंकि वो कह रही है जैसे कि हर एक चीज को जो हम महसूस करते हैं उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, इसलिए वो कहती हैं वो सचमुच इतना खुला है और सादा दिल आदमी था। जो लॉरेंस थे, D.H. लॉरेंस पक्षी वैज्ञानिक,
वो एकदम सादा और खुले दिल के आदमी थे। लॉरेंस मेरी वो कहती हैं उनकी पत्नी कि लॉरेंस जो है मेरी रग-रग में बसे हुए हैं, मेरी लेकिन मेरे लिए कितना मुमकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में बयां करना। जो लॉरेंस थे उनके रग-रग में बसे हुए हैं, लेकिन उनके अनुभवों का बयां करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो कह रही हैं कि जो हमारे छत पे गौरैया है, वो लॉरेंस के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को बता सकती है, मैं नहीं बता सकती। जटिल प्राणियों के लिए सालीम अली हमेशा जानकारी रखती जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में ये तो बता चुकी हूँ कि बचपन के दिन में जब वो सलीम अली एयर गन से खेल रहे थे, उसी समय नीलेकंठ की जो गौरैया है, उनके एयर गन की गोली से गिरी और तब से वो पक्षी वैज्ञानिक बन गए। सलीम अली तो सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो सलीम अली हैं, उनको जो अच्छे से जानता है, उनको लगता है क्योंकि वो हमेशा दुर्गम स्थानों पे ही जाते रहते थे और पक्षियों की समस्याओं को समझते रहते थे, तो जो उनको अच्छे से जानते हैं, उनको आज भी यही लगता है कि वो कहीं दुर्गम स्थान पे गए हैं पक्षियों को देखने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए और लगता है कि अब दूरबीन लेकर वो कहीं से भी आ जाएंगे। दूरबीन लेकर कहीं पक्षियों और की समस्याओं को समझने के लिए वो गए हैं और कभी भी वो लौट के आ सकते हैं। तो सलीम अली जो हैं, प्रकृति की दुनिया में एक रेगिस्तान मतलब बनने की बजाय एक सागर बनकर उभरे और जो पक्षियों की समस्याओं को समझे, अनुभव किए और उन्हें दूर किए, जो कि दुनिया में एक उदाहरण बने हैं और इस तरह लोगों को यही लगता है कि सलीम अली मरे नहीं हैं, वो कभी भी दूरबीन लेकर दुर्गम स्थान से इधर आ सकते हैं। तो इस तरह यह जो लेसन था वो पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली से संबंधित था, जो कि डायरी शैली में लिखा हुआ था। इसको जाबिर हुसैन ने लिखा था और इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जिसको मैं सेंड कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा।